नमस्कार दोस्तों, पहले के 2 वीडियो में या शायद 3 वीडियो के अंदर हमने बंगाल की खाड़ी में जाने वाली जो नदियां थीं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। देखो, मोटा मोटा अगर कहें ना तो 3 नदियां हमें पढ़नी है। एक तो माही नदी, माही के अलावा लूनी नदी और लूनी के अलावा पश्चिमी बनास और एक साबरमती। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपके 100% गारंटी है, आपके एग्ज़ाम में आप देख लेना इस बार भी माही नदी से ही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए माही नदी को थोड़ा हम आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, तो मैंने नक्शा बना लिया है। ये आपके दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान में आपको पता है नीचे नीचे वाला जिला बांसवाड़ा, ये दोनों क्षेत्र कहलाते हैं वागड़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल, ऊपर आपके उदयपुर आ गया। और 23.5 डिग्री जो आपके उत्तरी अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा है वो आपके बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे के मध्य से होती हुई और प्रतापगढ़ ये डूंगरपुर को छूते हुए निकल जाती है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं माही नदी। देखिए, सीधा सा एक क्वेश्चन है, आप याद रखें। माही नदी, इस नदी का उद्गम होता है अममोरू की पहाड़ियाँ, अममोरू की पहाड़ियाँ, मेहद झील। ये याद जरूर रखना भाई, ये याद रख लेना, मेहद झील। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेहद झील से किस नदी का उद्गम होता है। नो डाउट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। मेहद झील से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम उपनाम की बात करें तो ये जो नदी है माही नदी, यह राजस्थान के 2 ही जिलों में बहती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा आपके पास में से ये निकलती है, प्रतापगढ़ में नहीं बहेगी, 100% 2 ही जिलों में बहेगी। तो आपको ध्यान रखना है। उपनाम में ये क्षेत्र आ गया वागड़, तो हम इसको कहते हैं वागड़ की गंगा। ये क्षेत्र आ गया कांठल, इसको हम कह सकते हैं कांठल की गंगा। ये क्षेत्र आपको पता है सारा का सारा आदिवासियों का है, तो हम इसको आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की जीवन रेखा, आदिवासियों की स्वर्ण रेखा, वागड़ की जीवन रेखा, वागड़ की स्वर्ण रेखा, जो भी नाम इस क्षेत्र से आएंगे नो डाउट उसके सारे के उत्तर क्या होगा, आपके माही नदी। तो उपनाम ध्यान रखने ना, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, आदिवासियों की जीवन रेखा, आदिवासियों की स्वर्ण रेखा, आप जितने नाम देना चाहो आप माही नदी को दे सकते हो। इस नदी का उद्गम होता है अममोरू की पहाड़ियाँ, मेहद झील। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह नदी आपके सीधी सी बात है डूंगरपुर में प्रवेश करती है, और डूंगरपुर में जहाँ प्रवेश करती है उस जगह का नाम है खादू। कोई ज़रूरी नहीं है आप याद रखो या नहीं रखो, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान में रह जाए बस इतना ही है, परीक्षा के लायक कोई क्वेश्चन नहीं। अब देखिए, जहाँ से जब ये नदी बहती है, ठीक है ना, अब इसको थोड़ा आप ऊपर ले जाओ, इसको थोड़ा नक्शे को इधर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये नदी ऊपर की तरफ बहती है भाई, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ इसकी पहली सहायक नदी ईरू, जिसको एरावती भी कहते हैं, एरावती, ये ईरू नदी आकर मिल जाती है। यही बांसवाड़ा में इसमें आके मिलती है अनास, यही बांसवाड़ा में इसमें आके मिलती है चांप। चांप की जगह कई बार आपको एग्जाम में चेप लिखा आ जाता है, आता क्या है, आया हुआ है, चेप लिख देते हैं, चेना चेप, कुछ ऐसा नाम दे देते हैं, चेना दे देते हैं या चेप दे देते हैं, तो ये भी चांप नदी का ही नाम है। तो सीधी सी बात है, पहले मिली ईरू नदी, फिर कौन सी मिली, अनास। ये एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन है, अनास नदी कहाँ मिलती है, बांसवाड़ा में। यहाँ एक क्वेश्चन और कर ले, अनास परियोजना कहाँ चल रही है, बांसवाड़ा। एग्जाम में आ चुका है मोस्ट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है पहला ही क्वेश्चन कि अनास नदी कहाँ मिलती है। अनास को मैंने बांसवाड़ा में मिला दिया, ये यहीं से की नदी है, तो नो डाउट आपको ध्यान रखना है, अनास जो नदी है वो बांसवाड़ा में मिलती है। अनास परियोजना बांसवाड़ा में चलेगी, ईरू परियोजना बांसवाड़ा में चलेगी, चाहे चांप आपको नाम दे दे, ये परियोजना भी आपके कहाँ चलेगी, बांसवाड़ा में ही चलने वाली है। अब आप देखिए, ये मोस्ट है, मैं वापस एक बार का और रिवीजन कर दूंगा आपके, फिर ये नदी आप ऊपर की तरफ ले जाओ। तो देखिए, ये नदी प्रतापगढ़ में नहीं बहेगी भाई, सीधी सी बात है, ये नदी प्रतापगढ़ में नहीं बहती, लेकिन यहाँ पे आपके इसे एक मैदान का निर्माण करती है जो प्रतापगढ़ में भी है। ठीक है, सॉरी, सिर्फ प्रतापगढ़ में जो है ना वो एक मैदान का निर्माण करती है, और इस मैदान का नाम दे देते हैं हम कांठल का मैदान। कांठल इसका प्राचीन नाम है। तो कांठल के जो मैदान का निर्माण करने वाली नदी है वो माही नदी है। कांठल का मैदान सिर्फ और सिर्फ प्रतापगढ़ में है, कांठल का मैदान 2 जिलों में नहीं होगा। और फिर सुन लेना, प्रतापगढ़ में माही नदी नहीं बहती, लेकिन मैदान का निर्माण करती है। फिर आगे यहाँ से इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ, अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है भाई,
बहुत ही बड़ा 56 गांवों का एक समूह है। तो इस मैदान का नाम दे दिया 56 का मैदान। मैदान का नाम क्या हो गया भाई? 56 का मैदान। आपको ध्यान रखना है 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा तो लिखा हुआ है, मैं साथ में यहाँ लिख देता हूँ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर आपके इस 56 के मैदान का निर्माण होता है। क्लियर कर लेना इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो 2 मैदान बना दिए, दोनों के दोनों प्रतापगढ़ में है। कांठल का मैदान सिर्फ प्रतापगढ़ में और आपके 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर आगे ले चलते हैं। बांध आप एक बार का हम बाद में बनाएंगे भाई। फिर यहां से ये नदी देखो यहां से बहेगी इधर। तो ये 2 जिले हो गए, कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के मध्य जो नदी सीमा बनाने वाली होगी वो माही नदी होगी। एग्जाम में आ चुका है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, आने की संभावना है, कचरा एक भी पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे सीमा बना देना आप। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाने वाली नदी का नाम है आपके कौन सी? माही नदी। अब देखिए माही नदी यहां से आपके चले जाओ डूंगरपुर। डूंगरपुर में इस पर एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम जरूर आप याद रखना, भीखाबाई सागवाड़ा। भीखाबाई सागवाड़ा आपको पूछ ले परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा आपको पूछ ले बांध, भीखाबाई सागवाड़ा आपको पूछ ले झील, कुछ भी पूछ ले, भीखाबाई सागवाड़ा जो परियोजना होगी वो नो डाउट आपके माही नदी पर होगी। किस नदी पर होगी? माही नदी पर। और इसका जिला पूछा जाए तो आपको कर देना है कौन सा जिला? डूंगरपुर। जिला कौन सा हो गया? डूंगरपुर में भीखाबाई सागवाड़ा। भीखाबाई सागवाड़ा 3 बार बोल रहा हूं क्योंकि आता है परीक्षा में। आप इस जगह को याद रखना, सागवाड़ा डूंगरपुर की फेमस जगह है। आपके कई बार खनिजों में नाम आ जाएगा इधर, तो खनिजों में अगर सागवाड़ा इधर वाला कोई सा भी नाम आए यूरेनियम कर देना। इस वाले एरिया में यूरेनियम ज़्यादा पाया जाता है। कई बार क्या है किसी शब्द को पकड़कर हम उत्तर तक पहुंच जाते हैं, तो आपके अगर ये ध्यान में आ गया कि सागवाड़ा जो है वो डूंगरपुर में है तो नो डाउट आप खनिज तक पहुंच जाओगे। उन 4 ऑप्शन में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं इस सागवाड़ा वाले एरिया में। तो भीखाबाई सागवाड़ा खनिज में भी काम आएगा, परियोजना में भी काम आएगा, झील में भी काम आएगा। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना माही नदी पर है और कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अब चलिए यहाँ से इस नदी को थोड़ा आगे ले जाओ और वो ननावटापुर जिसको आप रामेश्वरम कहते हो, सॉरी बेनेश्वर, ये बेनेश्वर में आप सबको पता है कि त्रिवेणी संगम होता है। नो डाउट त्रिवेणी संगम में एक नदी आप ऊपर से ले आओ यहां से, तो ये नदी आ जाएगी सोम। नदी कौन सी आ गई? सोम। एक आप प्रतापगढ़ से इधर ले आओ, ठीक है, यहां से इधर ले आओ, और प्रतापगढ़ से आएगी उसका नाम है जाखम। कहां से निकलती है कहां से नहीं निकलती आगे करेंगे चर्चा। तो सोम, जाखम और माही तीनों नदियां जो है वो बेनेश्वर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है भाई, अब इसको आगे ले लो। और आगे आप यहां पर जब लेते हो तो यहां पर एक फेमस जगह है भाई, संत फकरुद्दीन की दरगाह। जगह का नाम क्या है? संत फकरुद्दीन की दरगाह। ये यहां काम नहीं आए, अगर नदियों में नो डाउट आपके दरगाह वगैरह वहां काम आ जाएगा। फकरुद्दीन की जो दरगाह है यह है गलियाकोट, और गलियाकोट है वो आपको पता है, हम डूंगरपुर पढ़ रहे हैं तो कहाँ पर है? डूंगरपुर। राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय, राजस्थानी की भारत में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी जो पीठ है उसको हम कह सकते हैं संत फकरुद्दीन की दरगाह, जो कहाँ पर है? गलियाकोट। किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। ठीक है भाई, अब माही नदी को आप एक बार का सीधा यहाँ से वापस ले जाओ इस तरफ, ठीक है, कोई बांध एक बार का नहीं बनाना, ठीक है। और अब आप इसको ले जाओ और सीधा सा ले जाओ कच्छ के रण में, इसको सीधा ले जाओ आप खंबात की खाड़ी में, इसको सीधा कहाँ ले जाओ आप? खंबात की खाड़ी में। और ये नदी खंबात की खाड़ी में आपके क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। देखिए अगर हम यहाँ से लेकर माही नदी के उद्गम से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो आपके इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576 किलोमीटर। और अगर मैं कहूँ खादू में मैंने प्रवेश करवाया और राजस्थान के आपके इस डूंगरपुर वाले एरिया से इसको बाहर निकाल दिया, तब इसकी लंबाई आ जाती है 171 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो है आपके माही नदी की जो लंबाई है वो है 171,
और ऑल ओवर इसकी लंबाई कितनी है 576। मोटी मोटी बात है, सामान्य सी चर्चा थी। वापिस देखें, माही नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, अममोरू की पहाड़ियाँ, मेहद झील राजस्थान में खादू में प्रवेश किया, कहाँ पे, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के ही क्वेश्चन बनाएगी, सारे के सारे क्वेश्चन बांसवाड़ा। एरावती या ईरू नदी मिल गई, अनास नदी मिल गई, अनास परियोजना कहाँ है, बांसवाड़ा। अनास नदी कहाँ मिलती है, बांसवाड़ा। चांप नदी कहाँ मिलती है, बांसवाड़ा, ठीक है ना। फिर आपके बांसवाड़ा में ले जाओ, आप प्रतापगढ़ के पास में एक मैदान बना दो जिसका नाम आपने क्या दे दिया था, कांठल का मैदान। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में है, सिर्फ प्रतापगढ़ में है। कांठल प्राचीन नाम है प्रतापगढ़ का। आपने पहले वाली क्लासें जब देखी होगी तभी मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। कांठल की दरगाह, वो काका जी की जो दरगाह कहलाती है, तो वो भी कहाँ पे है, आपके प्रतापगढ़ में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और मैदान बनाया जिसका नाम हमने दिया था छप्पन का मैदान। तो छप्पन का जो मैदान है वो भी आपको ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में। यहाँ से ये नदी दोनों की सीमा बनाएगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, और सीमा बनाते हुए फिर पहुँच जाती है डूंगरपुर। डूंगरपुर में सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये है, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना रिकॉर्ड तोड़ आता है एग्जाम में, और जिसके ये जगह क्लियर है उसके एग्जाम में एक क्वेश्चन क्लियर होगा, कन्फर्म याद रखना आप। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर, सागवाड़ा जगह डूंगरपुर, खनिज में आ जाए तो यूरेनियम, ठीक है। इधर वाला हो गया। फिर आपके यहाँ से ये बेणेश्वर में सबको पता है, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ननावटापुर जो गांव है वहाँ त्रिवेणी संगम होता है, खंडित शिवलिंग की पूजा आप करते हो, और माघ पूर्णिमा को मेला लगाते हो जिसको आदिवासियों का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। तो ये तो हर बच्चे को आता है। अब इसके बारे में क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इसकी ज़्यादा चर्चा मत करो। आप तो आ जाओ यहाँ पर, संत फखरुद्दीन की दरगाह जो कहाँ पर है, गलियाकोट डूंगरपुर, किस नदी के किनारे, माही नदी। अब आपको यहाँ से देखो, ये आपके गलियाकोट दो क्वेश्चन ही राजस्थान में बनाता है, एक तो संत फखरुद्दीन की दरगाह और एक और आपको याद रखना है भाई, रमकड़ा उद्योग। उद्योग का नाम क्या है, रमकड़ा उद्योग। सोफ स्टोन को तराश कर आपके खिलौने जो बनाए जाते हैं, मूर्तियां जो बनाई जाती है, उस उद्योग का नाम है रमकड़ा उद्योग। कहाँ का फेमस, गलियाकोट। कौन सी गलियाकोट, जहाँ पे संत फखरुद्दीन की दरगाह। कौन से संत फखरुद्दीन, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सबसे बड़े जो संत हैं वो हैं आपके संत फखरुद्दीन। और फिर आपकी ये नदी आ गई और कहाँ चली गई, खंबात की खाड़ी में। मोटी मोटी चीज़ हो गई ना। अब एग्जाम के क्वेश्चन सुनते जाना। पहला क्वेश्चन, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, यह आया हुआ है एग्जाम में। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और वह अपना जल खंबात की खाड़ी में डालती है, नो डाउट उत्तर क्या कर दोगे आप, माही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंफ्यूज करेंगे। एक नदी यहाँ पर है साबरमती, साबरमती नदी है वो राजस्थान में उदयपुर से आती है, और ये भी अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में ही ले जाती है। ये भी अपना जल कहाँ ले जाती है, खंबात की खाड़ी। नदी का नाम क्या है, साबरमती। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और वह अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है, तो आप वहाँ पे उत्तर कर देना है साबरमती। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और वह अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है, वो तो है साबरमती। और वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और वह अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है, वो नदी कौन सी हो गई, माही नदी। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी छोटे भाई बहन हैं मेरे, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। पिछले सालों के पेपर, पिछले सालों में क्वेश्चन कैसे आए हैं, अगर थोड़ा सा आप उस पर अपना ध्यान दे दोगे तो आपको पढ़ने का एक सही रास्ता मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपने कितना फालतू का कचरा पढ़ रखा है। क्वेश्चन घुमा फिरा के 15 से 20 ही होते हैं हर टॉपिक के, तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट है, ध्यान रखें। पहला तो ये हो गया। अब मेरी बात सुने, मैं अगर ये कहूँ कि कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो देखो ये कर्क रेखा को यहाँ पे भी पार कर रही है और यहाँ पे भी पार कर रही है। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी, माही नदी। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखो, इसकी आकृति की अगर मैं बात करता हूँ तो उल्टे यू की जैसी है। इसकी आकृति कैसी है, उल्टे यू के जैसी। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। किस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो उल्टे यू के जैसा है, तो उल्टे यू के जैसा कौन सा है, माही नदी का। फिर एक क्वेश्चन और आता है, दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश कर उत्तरी राजस्थान में बहने के बाद, भाई दक्षिणी में प्रवेश कर रही है, ऊपर की तरफ बह रही है तो उत्तरी राजस्थान, तो दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश कर उत्तरी राजस्थान में बहने के बाद पुनः दक्षिणी राजस्थान से बाहर निकल जाने वाली नदी का नाम है माही
नदी। तो माही नदी के 4 क्वेश्चन कौन कौन से हुए? पहला बताओ, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और वह अपना जल खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी। वह नदी जो उल्टे यू की आकृति में बहती है, माही नदी। वह नदी जो आपके दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश कर उत्तरी राजस्थान में बहने के बाद पुनः दक्षिणी राजस्थान से बाहर आ जाती है, वो नदी भी कौन सी है आपके? माही नदी। अब आज अभी तक इस नदी के जो क्वेश्चन पूछे गए मैं वो सारे रिवीजन कर रहा हूँ, इनको आप जरूर याद करना। मैंने इस बार देखा है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको याद रखना है नंबर 1 अनास। कौन सी? अनास। अनास का ध्यान रखें। अनास किसकी सहायक नदी है? माही नदी की। कहाँ मिलती है? बांसवाड़ा मिलती है। अनास परियोजना कहाँ चल रही है? बांसवाड़ा में चल रही है। सांप परियोजना कहाँ चल रही है? बांसवाड़ा में चल रही है। ईरू परियोजना कहाँ चल रही है? बांसवाड़ा में चल रही है। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके बांसवाड़ा से ये बनाएगी नदियों के संदर्भ में। अगर अनुमानित आप उत्तर भी देके आओ ना, इधर वाला ये 2-4 छोड़ के, तो आप बांसवाड़ा कर सकते हो। फिर वापस सुन लेना। डूंगरपुर की अगर हम मोटा बात करते हैं तो डूंगरपुर में ये क्वेश्चन तो एक ही बना रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ये सीमा का निर्धारण। फिर यहाँ पर आपको पता है बीकाबाई सागवाड़ा नहर मोस्ट है भाई, याद कर लेना इसको। तो फिर आप बेणेश्वर जो ननावटापुर है वहाँ त्रिवेणी संगम, माघ पूर्णिमा को मेला, खंडित शिवलिंग की पूजा, आस्करण के द्वारा मंदिर का निर्माण, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देवता देवियों में मंदिरों में पढ़ लेते हो, तो मेरे हिसाब से आपके याद होना ही चाहिए। नहीं है याद तो आपकी तैयारी कमज़ोर है भाई। यहाँ पे ननावटापुर है, राजस्थान पुलिस में आया था जगह का। फिर यहाँ पे ये संत फखरुद्दीन वाले 2 क्वेश्चन। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुझे नदी से कोई लेना देना नहीं है, आप माही नदी से याद करो या मत करो, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि संत फखरुद्दीन की दरगाह जो है वो गलियाकोट में है। संत फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट में है। और नो डाउट आपको ध्यान रखना है दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सबसे बड़े संत। फिर आपके ये गलियाकोट क्यों फेमस है? रमकड़ा उद्योग के लिए। तो रमकड़ा उद्योग क्या होता है? सोफ स्टोन को तराश के क्या बनाई जाती है? मूर्तियाँ। माही नदी की कुल लंबाई 576, राजस्थान में 133। उपनाम आप सबको ध्यान होने चाहिए, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, जीवन रेखा, जो नाम देना चाहो। एग्जाम में कोई सा भी नाम दक्षिणी राजस्थान से आदिवासियों से दे देना तो उत्तर कर देना आप माही नदी। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी किताबों में गाइडों में नहीं मिलते हैं, लेकिन आप जब इस एरिया में आ जाओगे ना तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा भौतिक भूभाग में भी हमने पढ़ा था, 56 का मैदान और कांठल का मैदान। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम में पूछा जाता है कि 56 का मैदान राजस्थान की किस दिशा की ओर है? हमेशा ध्यान रखना, उत्तर कर देना दक्षिणी राजस्थान। क्योंकि जब भौतिक भूभाग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ फिक्स रहती है, मैदान का मतलब पूर्वी, मैदान का मतलब पूर्वी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें ये भी आपके पूर्वी मैदान का हिस्सा है, कांठल का मैदान भी और 56 का मैदान। दोनों ही मैदानों का निर्माण कौन सी नदी कर रही है? माही नदी। मोटा मोटा हमने माही नदी के बारे में पढ़ा। बताओ अनाज परियोजना है ना, ये थोड़ा देख लेना। अब चलिए और थोड़ा सा और बता देता हूँ। उदयपुर कर देना और सॉरी ये प्रतापगढ़ कर देना और उदयपुर उधर पढ़ाइए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो ध्यान रखना। आप वापस रिवीजन करें। माही नदी जिसकी कुल लंबाई 576, राजस्थान में 171, उद्गम अममोरू की पहाड़ियाँ। अममोरू की पहाड़ियाँ कहाँ? मेहद झील। अब देखिए इस नदी को आपने राजस्थान में प्रवेश करवाया खादू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम बंद पढ़ रहे हैं, इस पे बने हुए बांध। थोड़ा ध्यान रखें, जैसे ही आपके राजस्थान में इधर ऊपर की तरफ जाती है तो एक जगह है बोरकुंडा, नहीं बोरखेड़ा। एक जगह कौन सी है आपके? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा के अंदर इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है भाई, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। वापिस सुनना, माही नदी खादू में प्रवेश करवा दी, अच्छी बात है। बोरखेड़ा में इस पर एक बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हम डूंगरपुर पढ़ रहे हैं, सॉरी बांसवाड़ा पढ़ रहे हैं, तो ये तो बांसवाड़ा में रहेगा, ठीक है। माही बजाज सागर जो बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, आया हुआ है एग्जाम में, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। बस ये याद कर लेना, ये आता है एग्जाम में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध तो है जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर मानी जाती है। भराव क्षेत्र की दृष्टि से हमने पढ़ा था
राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे बना हुआ। 3 बांध हो गए, एक बार वापस आप रिवीजन कर लेना। देखिए जाखम बांध, जाखम बांध ये है सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई, ठीक है। राणा प्रताप सागर सर्वाधिक भराव, और तीसरा कर लो कौन सा, माही बजाज सागर सबसे लंबा। और ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, बेसिक जीके तीनों को याद करें। तो तीनों मैंने यहाँ लिखा दिए। अभी हम चल रहे हैं माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा सबसे लंबा बांध। माही बजाज सागर बांध पर एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना, विद्युत वगैरह का उत्पादन करने के लिए। इसमें ध्यान रखें ये राजस्थान और गुजरात, राजस्थान के साथ किसकी है, ये गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है 45 और गुजरात का कितना है 55, ये भी याद रखें। राजस्थान का कितना है 45 और गुजरात का कितना किया भाई, गुजरात का 55। ये एक पहला बांध आपने बना दिया, थोड़ा याद करें। ये लो कांठल का मैदान, ये लो 56 का मैदान, ये अनास नदी वगैरह आपने मिला दी। ये दोनों की सीमा का निर्धारण, ये आपके वो भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा के अलावा फिर आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था बताओ, हाँ क्या, बिल्कुल ये गलियाकोट वाला, फिर बेनेश्वर वाला, और बेनेश्वर से आप बाहर ले जाओ गुजरात में, तो गुजरात के अंदर इसके ऊपर एक और बांध बना है जिसका नाम है कडाना बांध। तो ध्यान रखें कडाना बांध जो है वो माही नदी पर बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है, आ सकता है एग्जाम में। और फिर आप सीधा इसको ले जाओ और खंबात की खाड़ी में घेर दो, खंबात की खाड़ी। इतनी चीज क्लियर हो गई। बांध अलग से पढ़ लो। माही नदी जिसका उद्गम अममोरू की पहाड़ियाँ, राजस्थान में प्रवेश करो, आओ याद करो रे यार, अनास, अनास नदी मिल गई, ईरू मिल गई, ठीक है। बोरखेड़ा में इस पे बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, जाखम। तो भराव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, राणा प्रताप सागर। तो सबसे लंबा कौन सा, माही बजाज सागर। तीनों याद कर लिया साथ में, ठीक है। किसकी परियोजना चल रही है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान 45, गुजरात 55। ये हो गई आपकी माही। और माही के साथ अब हम पढ़ेंगे माही की सहायक नदियाँ, ठीक है। माही नदी के 2 बांध, कडाना बांध भी है और एक कौन सा है आपके, माही बजाज सागर बांध। भीखाबाई सागवाड़ा याद करते रहे ना साथ साथ में, भीखाबाई सागवाड़ा। अगला क्वेश्चन मोस्ट है। अब हम इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे भाई। एक सामान्य सा नक्शा बना लेता हूं, अब मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। ये ऐसे यहाँ कर दो, ये प्रतापगढ़ कर दो, ये उदयपुर, ठीक। वापिस यहाँ से लेते हैं, नक्शा मैंने बना दिया, ठीक है। देखते रहे। ये आपको पता है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। अब हम पढ़ रहे हैं माही की सहायक नदियाँ, माही की सहायक नदियाँ। तो माही की सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, सोम, जाखम, अनास, हरण, चांप, मोरेन। ये तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ, मोरेन। एक है मोरेल, ये बनास की सहायक नदी है। मोरेल बांध जो है वो सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर। मोस्ट चीज़ है भाई आपके, बहुत ही मोस्ट चीज़ है। मोरेल बनास की सहायक नदी है और इसमें मोरेल पर एक बांध बना हुआ है, सवाई माधोपुर। तो ये ध्यान रखें, ये मोरेन नदी है, ये किसकी है, माही की सहायक नदी। तो सोम, जाखम, अनास, हरण, चांप, ईरू, इसको आप एरावती कह दो। बस इतनी ही सहायक नदियाँ याद रखें, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये 2 नदियाँ पढ़नी है। अनास का वापिस याद करें, कहाँ, बांसवाड़ा, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं अपन सोम नदी। देखिए सोम नदी का जो उद्गम होता है उदयपुर में होता है, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ हैं। बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, उदयपुर। यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। भाई सोम नदी बहुत ही मोस्ट नदी है, 2% बना देगी आपके, कितने, ज़्यादा नहीं, 2 ही बनाएगी। देखिए ये नदी आपके नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। उदयपुर, उदयपुर से कहाँ आ गई है, सीधा डूंगरपुर,
सीधा कहाँ आती है? डूंगरपुर। हमेशा ध्यान रखना, सोम नदी कभी भी बांसवाड़ा में नहीं बहेगी, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। सोम नदी कभी भी बांसवाड़ा में नहीं बहेगी, ये सीधा कहाँ आ गई? डूंगरपुर में आ गई। अब देखिए, डूंगरपुर में आने से पहले इसमें एक परियोजना चला दी गई थी उदयपुर में, सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सोम कागदर परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो सोम नदी पर नाम से पता चल जाता है, तो जगह याद करेंगे, कहाँ पे है? उदयपुर। सोम कागदर जो परियोजना है वो कहाँ पर है? उदयपुर। अब ये नीचे आ गई, तो इसमें एक इसकी सहायक नदियाँ और मिल गई छोटी मोटी, और वो सहायक नदियाँ कौन सी थी? नाम है सोम, एक है कमला, इधर लिख दूँ, सोम, एक इसकी सहायक नदी कमला, और एक अंबा। और अब एक परियोजना और बन गई जिसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है। कहाँ पे है भाई? डूंगरपुर। मोस्ट है। सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पे? डूंगरपुर में। सोम कागदर परियोजना कहाँ पे? उदयपुर में। यही है आपके माही सोम नदी 2% बनाएगी, बाकी बेनेश्वर में वो कर दिया संगम, कोई समस्या नहीं है। आपको ध्यान रखना है, सोम नदी एक तो बांसवाड़ा में नहीं बहेगी। मैं जो कह रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ कारण है, आप अपने दिमाग में इन बातों को सेट कर लेना। सोम नदी आपके बांसवाड़ा में नहीं बहेगी। आपसे पूछ लेंगे उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाने वाली नदी, नो डाउट आप कर सकते हो कौन सी है? माही नदी होगी, जो उदयपुर की और डूंगरपुर की सीमा बनाएगी। थोड़ी बहुत कहीं पे भी बनाओ। फिर आपको ध्यान रखना है, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में। रिकॉर्ड तोड़ कम से कम 100 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, कम से कम, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे आपको इसकी सहायक नदी है डूंगरपुर में बनाना है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर, सोम कागदर परियोजना उदयपुर। कहाँ से निकलती है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से सीधा ये एक योजना बना दो और ले जाओ आप बेनेश्वर धाम के अंदर। ज़्यादा डीपली जाना चाहो तो आप एक और मंदिर बना सकते हो इसके किनारे, इसी के नाम से, देव सोमनाथ का मंदिर। देव सोमनाथ का मंदिर सोम नदी के किनारे है। देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अब आप ये जो चीज़ है, ये मेरे हिसाब से आप मंदिरों में वहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पे आप नदी के साथ याद करते हो तो और अच्छी तरह याद हो जाएगी। तो सोम नदी के 3 क्वेश्चन। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलते ही परियोजना चला दो, सोम कागदर परियोजना। फिर ले आओ सीधा डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में चला दो सोम कमला अंबा परियोजना। और एक मंदिर बनाना चाहो तो आपकी इच्छा है देव सोमनाथ का, क्योंकि इसमें भी सोम नदी का नाम आ रहा है। तो देव सोमनाथ का जो मंदिर है वो आपको पहले तो ये याद रखना है डूंगरपुर है, नदी तो बाद की बात है, डूंगरपुर है। उसके बाद आपको याद रखना है कि डूंगरपुर में किस नदी के किनारे है? सोम नदी के किनारे। ये हो गई आपके कौन सी? सोम नदी। अब इसकी एक सहायक नदी और पढ़नी है हमें। एक सहायक नदी का नाम है जाखम। अब मैं सीधा ऐसे ही बता देता हूँ, एक सहायक नदी का नाम क्या है आपके? जाखम। देखना, जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़। भंवर माता की पहाड़ियां जो है वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में इस नदी का उद्गम होता है। जैसे इस नदी का उद्गम होता है ये नीचे की तरफ आती है, इस पर बना दो बांध, और ये कहानी इसकी खत्म यहीं पे। ये है जाखम बांध। जाखम बांध जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। ये बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। जाखम नदी के सारे क्वेश्चन प्रतापगढ़ से ही बनेंगे। आपको एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है। फिर देखिए, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ से आप जाखम नदी को ले जाओ भाई सीधा, ज़्यादा आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपसे पूछ ले प्रतापगढ़, तो ये प्रतापगढ़ की नदी है। इधर आ गया आपके उदयपुर, ये उदयपुर वाला एरिया, और आगे की तरफ ये चली जाएगी। तो थोड़ा देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब आप यहाँ पे एक इसका तो मिला दो, पहले तो त्रिवेणी संगम कर दो। सोम माही जाखम बेनेश्वर, माघ पूर्णिमा को मेला, खंडित शिवलिंग की पूजा, आस्करण के द्वारा मंदिर का निर्माण, 5 रूपों में खंडित है वो आपके शिवलिंग। चलिए यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन, जाखम बांध। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। करमोई एक नदी है, वह जाखम। तो आपको पता है, आपने ये नदी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको पता है कि जाखम नदी तो आपने पढ़ी है। एग्जाम में पूछ लेते हैं करमोई व जाखम नदियों का उद्गम। करमोई
वह जाखम नदियों का उद्गम राजस्थान के किस अभ्यारण्य से होता है? एक ही अभ्यारण्य है यहाँ तो, सीता माता, उड़न गिलहरी वाला सीता माता अभ्यारण्य। फिर याद कर लेना, करमोई और जाखम नदियों का उद्गम। अब अगर आपका दिमाग थोड़ा काम करे और अगर ये दिमाग में ये नदी सेट हो जाए और इस पे कोई परियोजना चला दे, अगला प्रतापगढ़ करके आ जाना, जैसे पूछ ले करमोई परियोजना कहाँ चल रही है, ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो गाइडों में नहीं मिलते। लेकिन अगर हमने इसको अच्छी तरह यहाँ याद कर लिया कि भाई करमोई और जाखम नदियाँ हैं वो सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है। अब नो डाउट आपसे पूछे करमोई परियोजना कहाँ चल रही है, करमोई परियोजना तो छोटी मोटी नदियों पे सब चलाते हैं परियोजना, तो आपको ध्यान रखना है करमोई परियोजना कहाँ चल रही है, प्रतापगढ़ के अंदर। और करमोई और जाखम नदियों का उद्गम कहाँ होता है, सीता माता अभ्यारण्य। ये नदी आपके समाप्त। तो हमने माही और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे लूनी नदी। थोड़ा सा देखें, एक तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको ऐसा लग रहा है कि इन क्लासों से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, तो आप ज़रूर अपने ग्रुपों में क्लास भेजने का कष्ट करें। और ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप कष्ट ना उठाएं, ठीक है। आगे चलते हैं, लूनी नदी मोटा मोटा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा लूनी नदी का। लूनी नदी के सबसे पहले तो उपनाम बता दो। लूनी नदी जिसे लवणीयवती, इसको क्या कहते हो आप, लवणवती। लवण का मतलब साल्ट है ना, तो इसको लवणवती या साल्ट रिवर भी कह सकते हैं, साल्ट या नमक नदी, साल्ट रिवर, साल्ट रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। कालिदास ने इसको अंतः सलीला कहा है। कालिदास ने इसको क्या नाम दिया है भाई, अंतः सलीला। कालिदास ने इसको नाम दिया है अंतः सलीला, इसको हम लवणवती भी कहते हैं। अब इसका और थोड़ा सा ध्यान रखें, आप ध्यान रखें, इसको एक कहते हैं लवणाद्रि, लवणाद्रि। अगर परीक्षा में पूछ ले लवणाद्रि नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में बहती है, तो हम इसको कहते हैं मरु आशा। इसका एक नाम आप और रख सकते हो, क्या रख सकते हो, मरु आशा। पश्चिमी राजस्थान में बहती है तो इसको आप क्या कर सकते हो, मरु आशा भी कहते हो। इसका एक नाम और मिलता है भाई, सागरमती। अब क्यों मिलता है मैं बता दूंगा आपको। इसका एक नाम क्या मिलता है आपके, सागरमती। मोटी मोटी जानकारी मैंने दे दी, अभी नाम के बारे में चल रहे हैं। अब सबसे पहले इस नदी का आप उद्गम करवा लो, तो नाग की पहाड़ियाँ। कहाँ हो गया इसका उद्गम, नाग की पहाड़ियाँ। फिर ये राजस्थान के 6 जिलों में, आपको सिर्फ एक बार जिले देखने, पर्सन क्या बनते हैं मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो नाग की पहाड़ियों से ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अगर आपको 6 जिले याद रहे, देखो सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ सूत्र का यूज़ नहीं करें। अजमेर से निकल रही है नाग की पहाड़ियाँ, पुष्कर के आसपास की पहाड़ियाँ। मैं कई क्लासों में इसका जिक्र कर चुका हूँ। जो पहली क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो हो सकता है पहली बार है, लेकिन मैंने कम से कम 5 बार बता दिया कि पुष्कर के आसपास की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। अजमेर से देखो ये आ जाती है नागौर। एक बार सिर्फ जिले देखने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करना। पाली, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर के बाद बाड़मेर। आप एक बार सीधा इसको ले जाओ जालोर, और अब इसको जालोर से बाहर निकाल के कच्छ के रन में विलीन कर दो, कच्छ का रन। तो कहाँ विलीन कर दिया आपने इसको, कच्छ के रन में विलीन कर दी। क्लियर है ना भाई, एक बार का इतना ही, आपको कुछ नहीं करना। लूनी नदी जो है वो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इसके क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आगे बताऊंगा। किसी भी नदी को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है उसका बहाव क्षेत्र आप अच्छी तरह से देखें। एक बार मैं सिर्फ आपको जिले बता रहा हूँ कि मैंने इसका एक बार उद्गम कर दिया नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से, फिर अजमेर से मैं इसको ले गया नागौर, नागौर से ले गया पाली, पाली से ले गया जोधपुर, जोधपुर से गई बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, और जालोर के बाद ये कहाँ चली गई, कच्छ के रन में। ऐसे याद होता है तो ठीक है, नहीं लूनी राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है इसका आप एक सूत्र बना सकते हो, अपना बजाज। वैसे तो वो चलता था नारा हमारा बजाज, लेकिन हम अपना कह देंगे, अपना बजाज। तो इसमें आपके लूनी जिन जिन जिलों में बहती है उन सब के नाम आ जाता है। ऐसे देखो अजमेर, तो यहाँ नाम दे दो आप, ऐसे अजमेर। पैसे दे दो आप पाली, ना से अपना नागौर, वैसे ले लो बाड़मेर, जा से ले लो जालोर, और जैसे ले लो जोधपुर।
लेकिन इससे क्या होता है, आप सूत्र से इनको याद तो कर लेते हो कि भाई कौन कौन से जिलों में बहती है, लेकिन क्या है कई बार क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखें, अब वो ज़माना गया, वो रट रुटा के आप कोई ट्रिक का यूज करके हमने रट लिया, ऐसा कुछ चलता नहीं है एग्जाम में। जो नए तैयारी कर रहे हैं ना, नए तैयारी कर रहे हैं वो एक बार के देख ले भाई इन जिलों में बहती है। जो तैयारी में 5 या 6 महीने जिन्होंने लगा दिया, अगर अभी भी ट्रिक का यूज़ कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, ट्रिक का यूज़ नहीं करना। आपको सीधा ध्यान रखना चाहिए, अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर। सूत्र से नए वाले देख लेंगे, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर और जैसे जोधपुर। और कहाँ चली गई है, कच्छ के रन में आपने इसको क्या कर दिया, आपके विलीन कर दिया। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, मतलब नाग की पहाड़ी से लेकर आप कच्छ के रन तक ले जाओ। और राजस्थान में ये लगभग 330 किलोमीटर तक बहती है। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, मैंने तो आज तक नहीं देखा एग्जाम में, आज तक नहीं देखा, आप भी नहीं देखोगे, कभी नहीं पूछते, कभी भी नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन का भी एक स्टैंडर्ड होता है, ऐसे हर कोई उठा के क्वेश्चन पूछने लग जाए तो फिर कहना है क्या। तो आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपको जो याद रखना है, एक तो इसको कहते हैं लवणाद्री नदी, लवणवती, साल्ट रिवर, लवणाद्री नाम भी दे सकते हैं, सागरमती के नाम से जाना जाता है। आपको पता है आधी खारी और आधी मीठी, हर बच्चे को पता है। हम कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। तो चलिए, मैंने आपको सिंपल सी जानकारी दे दी, ये जिले आपको ध्यान रखना है। अब मैं जिले वाइज चलता हूँ। देखिए, नाग की पुष्कर के आसपास की छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ, वो नाग की पहाड़ियाँ कहलाती है। और नाग की पहाड़ियों से 2 छोटी छोटी नदियाँ निकलती है। अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपन। एक है सरस्वती, ये एक छोटा सा नाला सरस्वती निकला, इधर से निकला सागरमती। अजमेर में ये नाग की पहाड़ियाँ, यहाँ से ये निकला। ये दोनों ही नदियाँ आपके गोविंदगढ़ अजमेर में मिल गई। जगह का नाम है गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ के बाद जब ये नदी आगे की तरफ निकली, तब इस नदी का नाम हो गया लूणी। तब इस नदी का नाम क्या हो गया, लूणी। तो गोविंदगढ़ के बाद एक तो सरस्वती और एक सागरमती नाम की 2 छोटी छोटी नदियां मिलती है, और वो आगे जाके किस नदी का निर्माण करती है, लूणी। आप दोनों का देख लेना कि भाई आपके राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जो 2 नदियों से मिल के बनी है, तो आपकी हो गई लूणी। अब लूणी ने आप सबसे पहले आपने अजमेर में नाग की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पे है, आप लिख लेना, मैं क्या लिखूं बार बार में, नाग की पहाड़ियों से निकल गई। ठीक है, अजमेर में इसका पहला। अब अजमेर के बाद हमने दूसरा जो जिला पढ़ा था वो था नागौर। तो अब आप आ जाओ नागौर। नागौर में लूणी नदी कोई क्वेश्चन नहीं बनाती, बड़ी खुशी की बात है, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ इसको बंद कर दो। अब आप क्या करो, यहाँ से ले जाओ इसको पाली। अब आपके कौन सा जिला आ गया, पाली। पाली में ये जो इसका बहाव क्षेत्र है, इसको नाडा कहा जाता है भाई। पाली में लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाडा। और नाडा के आसपास जो बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा को कहा जाता है नाडिया भाषा। तो यहाँ से आपके कला और संस्कृति से भी एक क्वेश्चन क्लियर होगा, ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन होगा कि कहाँ पर पाली में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र नाडा कहलाता है। और आपको और क्या याद रखना है, नाडिया भाषा कहाँ बोली जाती है, पाली में। पाली में एक क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए पाली में खत्म। पाली से आप इस नदी को ले जाइए जोधपुर। ये अगला जिला आ गया आपके कौन सा, जोधपुर। जोधपुर में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है पिचियाक बांध। जिस बांध का क्या नाम है, पिचियाक बांध, जिसको जसवंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एक नाम और क्या है, जसवंत सागर बांध। क्लियर, एक क्वेश्चन बना दो, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। ये लीजिए, ये आप जोधपुर समाप्त कर दो। अब जोधपुर से देखो, मैंने एक चीज आप देखना, यहां मैंने इसका बहाव क्षेत्र कुछ ज्यादा कर दिया है। और ये जिला कौन सा है, बाड़मेर। हम ये कह सकते हैं कि लूणी नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान के इन 6 जिलों में सबसे ज्यादा कहाँ है, बाड़मेर में। ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, कहाँ पर आपके, बाड़मेर में इसका बहाव क्षेत्र सबसे ज्यादा है। अब आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पर एक कस्बा है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बालोतरा। बालोतरा तक इस नदी का जो पानी है वो मीठा रहता है, और बालोतरा के बाद इस नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। अब परीक्षा में आपसे पूछ ले खारा होने का कारण, तो आप कह दोगे भाई आगे की जो मिट्टी है उसमें लवणता की मात्रा। ठीक है, बाड़मेर में एक क्वेश्चन अभी तक तो एक ही बनाया है। अब देखिए, बाड़मेर के बाद यहाँ पर ये मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, जालोर में ले गया।
तो आपको खुद को पता है कि जालोर और बाड़मेर का ये क्षेत्र है, प्राचीन समय में ये क्या कहलाता था, गोडवाड़ा। और आपके एग्जाम में ज्योग्राफी में पूछा जाएगा गोडवाड़ा क्षेत्र का निर्माण या गोडवाड़ा क्षेत्र किस नदी के किनारे आता है, तो नो डाउट आप क्या कर सकते हो, बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर का एरिया गोडवाड़ा कहलाता था, और गोडवाड़ा भाग जो है वो किस नदी के किनारे आ रहा है कि भाई निम्न में से लूनी का भाग नहीं है। हमने देखा है जब आप भी रिव्यू वगैरह लेके आ जाओगे, मार्केट में काफ़ी मिलती है ऐसी बुकें जिनमें 10 सालों के पेपर, 15 सालों के पेपर है, और आपकी तैयारी का स्तर एकदम का चेंज हो जाएगा। आप देखोगे अरे यार मैंने इतने दिन तैयारी की, वो तो कुछ ही काम की नहीं थी, क्योंकि उसमें मोटी मोटी यही चीज़ें दी जाती है कि एग्ज़ाम में आने वाला क्या है, आए हुए पेपर होते हैं। तो गोडवाड़ा क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे आप बाड़मेर में आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन और याद करें, मल्लिनाथ जी का मेला। आपको पता है, आपने पढ़ लिया होगा कहीं कला और संस्कृति में, मैं ज्योग्राफी में भी आपको कला संस्कृति पढ़ा देता हूँ। मल्लिनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में लगता है, तो नो डाउट तिलवाड़ा जो है वो लूनी नदी के किनारे है, सारी तरह से याद करना। बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मेला है ये मल्लिनाथ जी का जो मेला है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, और ये बाड़मेर में, तो आपको ध्यान रखना है ये किस नदी के किनारे लगता है, कौन सा, लूनी नदी के किनारे। मल्लिनाथ जी आपसे पूछ रहे कि राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो यहाँ आपकी ज्योग्राफी भी क्लियर होनी चाहिए, यहाँ आपका कला और संस्कृति भी क्लियर होनी चाहिए। जिसके दोनों क्लियर होंगे वो तो पहुँच जाएगा कि भाई सबसे प्राचीनतम मेला है जो मल्लिनाथ जी का है, और मल्लिनाथ जी का बाड़मेर में, और बाड़मेर में बहने वाली फेमस नदी कौन सी। हाँ, अब आपके ध्यान रखिए, एक आपके यहाँ पे बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव, मार्च के अंदर मनाते हैं, ये 2-4 दिन चलता है। तो सबसे पहले जिसको याद नहीं है वो तो ये याद करेगा कि थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, मार्च के महीने में मनाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है थार महोत्सव भी किस नदी के किनारे मनाया जाता है, लूनी नदी के किनारे। अब यहाँ पे और चीज़ और बता देता हूँ, इसी बाड़मेर में है अजरक और मलिर प्रिंट, अजरक और एक नाम है मलिर प्रिंट। अजरक और मलिर प्रिंट का जो एरिया है वो लूनी नदी के आसपास का एरिया है। अब होता क्या है, पहले तो आप ये याद रख लेना, अजरक और मलिर प्रिंट है कहाँ पे, बाड़मेर में। वापिस सुने, अब हुआ कुछ ऐसे कि यहाँ पे आपको पता है रंगाई छपाई का काम तो होगा। अब रंगाई छपाई का काम होता है, जो गंदा जल निकलता है ना वो सीधा का सीधा लूनी में चला जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी का प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, रंगाई और छपाई उद्योग। उसका मुख्य कारण क्या करोगे आप, रंगाई और छपाई उद्योग। वापिस याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि लूनी नदी प्रदूषित क्यों है, तो लूनी नदी प्रदूषित क्यों है, रंगाई और छपाई उद्योग के कारण। आए हुए क्वेश्चन ही रिवीजन कर रहा हूँ, अपनी ओर से कुछ नहीं है। अजरक और मलिर प्रिंट आपको पता है, सीधा पूछ लेते हैं। रीट 2012 की अगर मैं बात करूं, रीट 2012 में एक क्वेश्चन था कि अजरक प्रिंट कहाँ है, फिर 5 या 7% छोड़ के आ गया था मलिर प्रिंट कहाँ है। बल्ले बल्ले हो गए, दोनों बाड़मेर की दे दी, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है। तो पहले तो अजरक और मलिर जो प्रिंट है वो बाड़मेर में है, और लूनी नदी के प्रदूषण होने का मुख्य कारण ये दोनों प्रिंट है। रंगाई और छपाई के कारण ये लूनी नदी क्या हो रही है, आपके प्रदूषित हो रही है। तो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना रही है, आपको पता है। गोडवाड़ा तो मैंने साथ में लिख दिया, जालोर और बाड़मेर वाला एक का एरिया। फिर बाड़मेर में इसने पहले क्या किया, मल्लिनाथ जी का मेला लगता है, थार महोत्सव मनाया जाता है। अजरक और मलिर प्रिंट बाड़मेर में है, और इन दोनों प्रिंटों के कारण क्या, रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूनी नदी क्या हो रही है, प्रदूषित। फिर आगे देखें और बाड़मेर में कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, ठीक है ना। अब बाड़मेर में क्या होता है, ये नदी थोड़ा सा क्या है, अपना जल फैला देती है, मतलब एक तालाब का सा रूप ले लेती है, थोड़ा सा जल ज़्यादा फैला देती है। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद ये साइड वाला और इधर वाला जल जब सूख जाता है, तो यहाँ स्थानीय किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिसको सेवज कहते हैं, जिसका नाम क्या है भाई, सेवज। आपको एग्जाम में पूछ ले सेवज का संबंध है, ये एक नई चीज़ है, क्योंकि बार बार लूनी के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस नदी को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम में पूछ ले सेवज का संबंध किस नदी से है, सेवज का संबंध लूनी नदी से है। फिर पूछ ले सेवज क्या है, कृषि का प्रकार है। लूनी नदी में जहाँ ये एक झील का सा रूप ले लेती है, यहाँ स्थानीय किसान जो है वो खेती करते हैं, और उस खेती को क्या कहते हैं, आपके सेवज। सेवज वाला याद हो गया। अब आप जालोर में एक क्वेश्चन और बनाएंगे। जालोर में इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इसको रेल या नेड़ा कहा जाता है, रेल या नेड़ा। ध्यान रखें, जालोर में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेल या
नेड़ा कहते हैं। बस जालोर से निकाल दो बाहर और ले जाओ कच्छ के रन में। कहाँ ले जाओ? कच्छ के रन में। तो ये है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी का आपको ध्यान रखना है, मोटा मोटा वापस रिवीजन कर देता हूँ। लूनी नदी, सरस्वती नदी और सागरमती जो नदी है, जो ये पुष्कर के आसपास की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। नाग की पहाड़ियाँ न लिख लो आप बार बार में, नाग पहाड़ी यहाँ से निकलती है। फिर गोविंदपुरा के पास दोनों नदियाँ मिलती है, नाम हो गया इसका लूनी। लूनी अजमेर, अजमेर से आगे कहाँ? नागौर। नागौर में कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। फिर आगे कहाँ? पाली। पाली में एक क्वेश्चन क्या बनाया? इसके बहाव क्षेत्र को नाड़ा कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि नाड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है। हम सीधा सा उत्तर देते हैं पाली। तो पाली में एक क्वेश्चन। पाली से आप जोधपुर ले जाओ, एक क्वेश्श्चन बना दो जोधपुर में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बना देना है पिछियाग बांध। क्या बना देना है? पिछियाग बांध, जिसको जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। 2008-9 के लगभग तेज बारिश हुई थी, उस समय ये बांध टूट गया था, तो चर्चाओं में था, उस समय एग्जाम में आया था, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया। थोड़ा देख लेना। तो एक क्वेश्चन यहाँ। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ बनाएगी? बाड़मेर में। बाड़मेर में इसका बहाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा, नंबर 1। बाड़मेर में मल्लिनाथ जी का जो मेला है, जो राजस्थान का प्राचीनतम मेला है, वो इसके किनारे। नंबर 3, थार का जो महोत्सव मनाया जाता है, जो मार्च में बनता है, बाड़मेर में बनता है, किस नदी के किनारे? लूनी नदी। फिर आपको ध्यान रखना है, यहाँ बाड़मेर में 2 प्रिंट फेमस प्रिंट है राजस्थान के, अजरक और मलिर प्रिंट, दोनों तरफ छपाई के लिए फेमस। तो ये जो दोनों प्रिंट है वो पहले तो बाड़मेर में है, और इन दोनों प्रिंटों के कारण, या हम ये कह सकते हैं रंगाई और छपाई उद्योग के कारण, आपकी लूनी नदी प्रदूषित हो रही है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा, बालोतरा के बाद खारा। बाड़मेर में ये नदी एक झील के रूप में बह जाती है। यहाँ स्थानीय किसान खेती करते हैं, जिसको सेवज कहते हैं। और जालोर में इस नदी के बहाव क्षेत्र को रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है। इतनी विशेषताएं हैं लूनी नदी की। ठीक है, अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में मोटा मोटा पढ़ेंगे भाई, तो थोड़ा आप ध्यान से देखना। गोडवाड़ा क्षेत्र का ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ खुद देखो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, आप सीधा सा उत्तर दे देते हो 6। और मैं फिर कहता हूं, आप बाहर आके पछताओगे एग्जाम में, जब जिस दिन पूछ लिया जाएगा कि लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, यह आने वाले समय का क्वेश्चन होगा। पहला ऑप्शन 6 होगा। बच्चों के दिमाग में यही है कि लूनी नदी 6 में, नहीं भाई, पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों में। अजमेर पश्चिमी राजस्थान का जिला नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कितने जिलों में बहा दोगे आप? 6 जिलों में। पश्चिमी राजस्थान के कितने जिलों में बहा दोगे? 5 जिलों में। 5 कौन से है वापस देख लेना। नागौर 1, पाली 2, जोधपुर 3, बाड़मेर 4 और जालोर 5। तो पश्चिमी राजस्थान के तो 5 ही जिलों में बहती है, और वैसे लूनी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, गोडवाड़ा क्षेत्र का निर्माण करने वाली नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं रेल नेड़ा वेड़ा एक बार का मैं वापस रिवीजन करूंगा अभी मोटा मोटा, क्योंकि इसकी सहायक नदियां मेरे को पढ़ानी है, तो सहायक नदियों के लिए इसका थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दूंगा। रिवीजन ही होता है मेन। कई लोग कहते हैं, आप भी सुनते होंगे कि मैंने एक बार तो मोटा मोटा पढ़ लिया और एक बार रिवीजन कर लिया। कम से कम रिवीजन 10 बार। कम से कम रिवीजन कितनी बार? 10 बार। रिवीजन करना किसे कहते हो आप? कि एक बार आपने पढ़ा और फिर दूसरी बार पढ़ लिया, वो रिवीजन नहीं होता भाई। दूसरी बार पढ़ने का मतलब है उस कॉन्सेप्ट को आप याद करोगे। अगर आपने याद कर लिया तब तो आप कहोगे कि रिवीजन हो गया। और आप क्या करते हो, एक बार नदियाँ पढ़ ली, फिर अगले दिन वो या 5-10 दिन के बाद एक बार फिर नदियाँ पढ़ ली, फिर कहते हो यार हमारा तो रिवीजन हो गया। वो रिवीजन नहीं होता। रिवीजन का मतलब क्या लोगे आज से? याद करना। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार बैठे तो बिल्कुल उसको याद करके ही उठना है कि भाई ये नदी मैं पढ़ा सकूं। आप अपने साथी को पढ़ाओ, साथी को ले लो आप, भाई बोर्ड नहीं है कोई समस्या नहीं है, आप क्या करो कॉपी के अंदर ले लो, नदी बना दो जैसे मैं बना रहा हूँ। जैसे भी आप अपने भाई को या किसी को समझाओगे कि साहब लूनी नदी, जिसको लवणवती, जिसको आदि खारी, आदि मृत नदी, आदि खारी, आदि मीठी नदी, साल्ट नदी, जिसको कालिदास ने अंतः सलिला कहा है, लवणाद्रि के नाम से जिस नदी को जाना जाता है, यह नदी नाग की पहाड़ियों से निकलती है। थोड़ा ऊपर लिखूंगा, कहाँ से निकली आपने? नाग की पहाड़ियाँ। ठीक है, नाग की पहाड़ियाँ कहाँ? अजमेर। फिर आप उसको कहो कि देखो यहाँ 2 नदियों के संगम से होती है, एक साबरमती होती है और एक सरस्वती होती है, दोनों मिलके आपके लूनी बनती है गोविंदगढ़ के बाद। फिर आप कहोगे देखो ये अजमेर से आप इसको ले जाओ नागौर,
और फिर आप उसको समझाओगे देखो नागौर में कोई क्वेश्चन नहीं बनाती, फिर आप क्या करोगे, नागौर से उसको ले जाओ आपके पाली, तो आप कह दो पाली में भाई इसके बहाव क्षेत्र को नाडा कहा जाता है, यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो नाड़िया भाषा है। तो पाली से तो एक ही क्वेश्चन बनाया, पाली से आप इसको फिर आप समझाते हुए ले जाओ जोधपुर, और जोधपुर में फिर आप उसको बताओगे देखो भाई जोधपुर में भी तो एक ही क्वेश्चन बनाती है, इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है पिछियाग बांध, बाड़मेर। अब आप यहाँ से ले जाओ बाड़मेर, बाड़मेर में इसका बहाव क्षेत्र थोड़ा लंबा कर दो और उसको कहो देखो मैंने ये छोटी लाइनें खींची है या बड़ी इसलिए खींची है, इसका बहाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा यहाँ है। फिर एक कस्बा बता दो, कौन सा, बालोतरा। अब बाड़मेर पढ़ रहे कि बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है और बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। पहले तो मोटी बात ये बता दो, वो कहेगा कारण बताओ, कारण क्या है भाई, आगे की मिट्टी जो है वो लवणी है। फिर आप यहाँ बता दो कि बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला लूनी नदी के किनारे, फिर आप उसको बता दो कि आपके थारमा उत्सव लूनी नदी के किनारे, फिर आप उसको बताओ कि देखो बाड़मेर में अजरक और मलीर प्रिंट है और उसके कारण ये नदी प्रदूषित हो रही है। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि नदी क्यों प्रदूषित होती है, आप कहोगे रंगाई और छपाई उद्योग के कारण, फिर आप कहोगे यहाँ पे ये नदी है ना थोड़ा पानी है ना वो फैला देती है, यहाँ खेती की जाती है जिसको सेवज कहते हैं। फिर कहना एक बार आरएएस में क्वेश्चन आया था, देखो इसको भी याद करना कि पुष्कर के आसपास की पहाड़ियों पर अत्यधिक वर्षा होने पर राजस्थान का कौन सा कस्बा डूबा, तो बालोतरा को डूबा देना। किसको डूबा देना, बालोतरा को, ठीक है। फिर आप आगे कहोगे कि इसके बाद ये जाती है जालोर, तो जालोर और बाड़मेर का जो प्राचीन क्षेत्र था वो गोडवाड़ा कहलाता था, तो हम ये कहेंगे कि गोडवाड़ा क्षेत्र का जो निर्माण है वो लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में होता है। बच्चे को आपने समझा दिया। फिर आप कहोगे जालोर में इस नदी के बहाव क्षेत्र को रेल या नेड़ा कहते हैं, रेल या नेड़ा कहते हैं, क्लियर है। और फिर आप कहोगे कि यहाँ से ये निकली और कच्छ के रन में हो गई विलीन। फिर आप उसको बता दो कुल लंबाई है वो है आपकी कितनी, 495 किलोमीटर और राजस्थान में है 330। यहाँ पे आप बता दोगे कि कुल 495 और राजस्थान में कितनी कर दोगे, 330। हो गया ये लूनी नदी, कौन सी बड़ी बात है। अब हम पढ़ेंगे लूनी की सहायक नदियाँ। एग्जाम में इस बार मैंने देखा है बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं आपको ये नक्शा आप देख लेना, बाद में उतार लेना, इसीलिए मैंने ये वापस बनाई है, आपके रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि मैं अब इसकी सहायक नदियाँ पढ़ा रहा हूँ। नंबर 1, लूनी की सहायक नदियाँ याद कर लो। तो लूनी की सहायक नदियाँ मैंने भौतिक भूभाग में भी आपको बताया था, वो सूत्र आप हमेशा याद रखें, यहाँ काम आता है वो सूत्र। 4 लड़कियाँ हैं, लीलड़ी है एक, जोजड़ी, मीठड़ी और सूकड़ी। लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी की सगाई में बांडो, बांडो का मतलब ले लेना बांडी। फिर लिख देना जवाई और सागी गुहिया, साथ में क्या है, गुहिया भी आई है। वापिस बोलो एक बार, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी की सगाई में बांडो, जवाई, सागी, गुहिया, ये लूनी की सारी सहायक नदियाँ हैं। एग्जाम में पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, तो इसको आप सूत्र से याद जरूर करें। लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, 4 लड़कियों के नाम, 4 नदियों के नाम, 1 2 3 4। आप याद रखना ये 4 लड़कियाँ। एक नदी का नाम है सगाई, एक नदी का नाम है बांडी, तो 4 और 1 5, 5 और 1 मैंने लिख दिया 6, एक है जवाई 7, एक है सागी भी एक नदी है 8 और एक गुहिया है 9। तो लूनी की सहायक नदियाँ कितनी हो गई, 9 फेमस सहायक नदियाँ हैं। लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी की सगाई में बांडो, जवाई, सागी, गुहिया। 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। मैंने कहा था ना ये 4 लड़कियाँ मान लो, 4 लड़कियाँ मानोगे तो एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। इन 4 लड़कियों में 3 लड़कियाँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक लड़की ऐसी है जो कहना नहीं मानती, विपरीत चलती है वो। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना, ये विपरीत चलने वाली ये नागौरी लोग ही कर सकते हैं। ये जोजड़ी नदी है नागौर से निकलती है, हम नागौरी लोग करते ही उल्टा सीधा ही हैं ये, ठीक है ना। तो देखिए लूनी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, आपको पता है ये इधर अरावली है, लूनी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उन सब नदियों का उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है, सिर्फ एक नदी को छोड़कर, सिर्फ किस नदी को छोड़कर, एक, और वो हमारी जोजड़ी है। तो एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, जोजड़ी। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो विपरीत दिशा से आके मिलती है, विपरीत का मतलब ये ऊपर से आएगी भाई, इधर से
और बाकी सारी नदियाँ ये है ना, ये इधर से जाएगी। मैं एक बार का इतना ही बता रहा हूँ आपको, बाकी सारी नदियाँ इधर से, और ये जोजड़ी जो है वो विपरीत दिशा से आएगी। तो वापस सुनना, लूणी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, जोजड़ी। और लूणी में विपरीत दिशा से आकर मिलने वाली नदी का नाम कौन सा है? वो भी है जोजड़ी। तो एक नदी तो क्लियर हो गई, नागौर से निकलती है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए पहली नदी, पहली नदी मैं मिला रहा हूँ आपके, पहली नदी का नाम है बांडी। ये जोधपुर यहाँ है, नदी का नाम क्या है? बांडी। पहली नदी का नाम आपके क्या है भाई? बांडी। इस नदी का जो उद्गम होता है आपको याद रखना पड़ेगा, ये नदी का उद्गम होता है हेमाबास से, और हेमाबास जो है वो है पाली में। हेमाबास कहाँ पर है? पाली में। याद इसलिए रखना पड़ेगा कि परीक्षा में ये आता है, हेमाबास बांध कहाँ पर है ये पूछा जाता है, पाली में है। किस नदी पर है? बांडी पर। किस नदी पे है? बांडी। तो हेमाबास बांध याद कर लो, जगह इसका उत्पत्ति स्थान से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि बांडी नदी पे बना हुआ है हेमाबास बांध, जो कहाँ पर है? पाली में। फिर देखिए पाली का जो आगे चलते हैं, पाली जो शहर है, पाली शहर कह दो आप, पाली जो शहर है वो बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आगे आपको कुछ नहीं करना, आप बांडी नदी को ले जाओ जोधपुर के आसपास के एरिया में इसको मिला दो। चलिए कहानी खत्म हो गया। अब इसकी बांडी की एक सहायक नदी है जो यहाँ से, ये पाली से निकलती है, उस नदी का नाम है गुहिया नदी। मैंने इस तरफ लिखा है, ये ध्यान रख लेना। गुहिया नदी जो है वो इसको मिला दो, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये पहली नदी क्लियर हो गई। तो पहली सहायक नदी का नाम क्या है भाई? पहली सहायक नदी है बांडी। कहाँ से निकलती है? हेमाबास। तो हेमाबास से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, हेमाबास बांध कहाँ है? पाली में है। किस नदी पे? बांडी पे। पाली शहर किस नदी के किनारे? बांडी के। गुहिया इसकी सहायक नदी है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको क्रम बता रहा हूँ। आपके लूणी में मिलने वाली पहली नदी गुहिया होगी, दूसरी नदी कौन सी होगी? आपके बांडी। दूसरी कौन सी होगी? आपके बांडी। अब आगे चलें। अब बांडी नदी की 2-4 बातें और याद रखें। ये सब रासायनिक नदी कहते हैं इसको, बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो इसको क्या कहते हैं भाई? रासायनिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो नदी है भाई उसका नाम है लीलड़ी। लीलड़ी सोजत से निकलती है। सारी नदियाँ पाली से निकलेगी लगभग। सोजत कहाँ? पाली। नो डाउट, कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं, ले जाके मिला दो, बस बात खत्म। आपसे पूछ ले सोजत कस्बा, हालांकि इतना डीपली पूछते नहीं है, मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं क्रम बता रहा हूँ कि पहले गुहिया मिलेगी, फिर बांडी मिलेगी, फिर लीलड़ी मिलेगी। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है सोजत से निकलना, मैं नहीं लिखा हूँ तो भी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अगला चले। अगली जो नदी मिलेगी इसमें फेमस नदी वो है जमाई। जमाई नदी भी आपके पाली से निकलती है। गोरिया गांव की पहाड़ियाँ, याद करने की जरूरत नहीं है भाई। गोरिया गांव की पहाड़ियाँ ऐसे गाइड गुइडों में आप देख ले, तो आप तो इतना रखो यार कि पाली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पाली से। कौन सी नदी निकल रही है? जमाई नदी। अब इस जमाई नदी का ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन पाली से बनाएगी, इस पर एक बांध बना दो आप, और इस बांध का नाम कर दो जमाई बांध। और जमाई बांध भी कहाँ पर है? आपके पाली। जमाई बांध कहाँ पर है? पाली। सुमेरपुर पाली में है, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये भी कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान रखना है जवाई बांध है वो पाली में है। किस नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है जवाई नदी पर है। फिर आपसे पूछ ले इसकी विशेषता क्या है, तो इसको कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। इस बांध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसको जब निर्माण हुआ था तो ग्रेनाइट के पत्थर बहुत ज़्यादा लगा दिए गए थे, तो इसको ग्रेनाइट बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको जवाई नदी का आपको इतना रखना है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जवाई बांध को। ठीक है, पाली हो ही गया। अब इसकी एक और विशेषता बताऊं। अब आपको पता है कि इसको नाम दे दिया मारवाड़ का अमृत सरोवर, तो अमृत सरोवर दे दिया तो इसका मतलब ये सूखेगा नहीं। तो इसको पानी की पूर्ति के करने के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है सेई परियोजना। मेरे हिसाब से एग्जाम में कम से कम 20-30 बार आ चुकी है। सेई परियोजना आपको एग्जाम में पूछ लेंगे कहाँ चल रही है, तो उदयपुर में चल रही है। सेई परियोजना कहाँ चल रही है? उदयपुर। अगर आपने मेरे पहले वाले नदियों वाले वीडियो देखे हैं तो भी मैंने सहायक नदियाँ जब बताई थी, मैंने बताया था कि ये जो आपके सेई जो है
ये साबरमती नदी की सहायक नदी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेई परियोजना उदयपुर में चल रही है और सेई परियोजना का उद्देश्य क्या है, मारवाड़ के अमृत सरोवर जमाई बांध को जल की आपूर्ति करना। तो पिछले वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि काफ़ी कुछ मेरा पहले बताया हुआ है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देना। क्लियर हो गया? अब ले जाओ आप मिला दो बाड़मेर में, कोई लंबी चौड़ी इसकी को और कुछ याद नहीं करना, ठीक है? हो गया भाई। अब अगला ले लो भाई, सूखड़ी नदी, ये भी पाली से निकलती है। ये मैं मिटा रहा हूँ, एक बार आप देख लेना। जमाई बांध को पानी की आपूर्ति सेई परियोजना, तो ये जमाई बांध इतना ही है। ये गोडवाड़ा क्षेत्र भी हटा रहा हूँ अब, पाली, ये जमाई बांध। अगली जो नदी है वह है सूखड़ी नदी, ये भी पाली से निकलती है। देसूरी जगह देखी होगी आपने, नीचे यहाँ लिख देता हूँ। देसूरी का वो दर्रा जो है ना फेमस, मारवाड़ मेवाड़ का जो रास्ता जाता है वो देसूरी से जाता है। तो आपको तो ये याद रखना है कि मारवाड़ मेवाड़ का जो फेमस दर्रा है वो देसूरी है। देसूरी पाली में है। कौन सी नदी यहाँ से निकलती है कोई मतलब नहीं, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाएगा एज ए दर्रा, न कि किसी नदी का उद्गम। और आप इन जितनी भी नदियाँ हैं इनके किसी के भी उद्गम स्थल को आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं आता है एग्जाम में, क्योंकि बरसाती नदियाँ होती है, कई बार बारिश वहाँ नहीं होती तो आगे से निकल जाती है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी। अब ये पाली है, पाली से ये नदी क्या करेगी, जालोर जाएगी भाई। ये जालोर आ गया ना, और इस जालोर में इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बाकली बांध। बांध का क्या नाम है, बाकली बांध। किस नदी पे, सूखड़ी नदी पर बाकली बांध कहाँ पर है, जालोर में। बस इस बांध की सबसे बड़ी विशेषता है अकाल राहत कार्यों के तहत बनाया गया था। अकाल पड़ गया था, लोगों को रोजगार देने के लिए कि बांध बना दो भाई, पानी भी रुका हुआ है, तो अकाल राहत कार्यों के तहत जो बांध बना था उस बांध का नाम है आपके कौन सा, बाकली बांध। कहाँ बना था, जालोर। फाय सागर जो है ना झील, वो भी अकाल राहत कार्यों के तहत बनी है। राजसमंद झील जो है जिसको 1680 ईस्वी में आपके राज सिंह जी ने बनाया था, वो भी अकाल राहत कार्यों के तहत बनी है। वो आपके उम्मेद पैलेस जिसको आप छितर पैलेस कहते हो, वो भी अकाल राहत कार्यों के तहत बना है। राजस्थान के फेमस 4 अकाल राहत कार्यों में 2 तो आ गई आपके झीलें। कौन सी झील, एक तो फाय सागर झील और एक राजसमंद झील, तो 2 तो झीलें आ गई। एक बांध ले लो, बाकली बांध, जो सूखड़ी नदी पे बना है अकाल राहत कार्यों के तहत, और एक उम्मेद पैलेस, छितर पैलेस भी कहते हैं, छितर पत्थर से बना हुआ है जोधपुर वाला, वो भी किससे बना हुआ है आपके अकाल राहत कार्यों के तहत। तो ये अकाल राहत कार्यों के तहत बन गया था। ये लो भाई मिला लो, कहानी खत्म। एक और आप लिखना चाहो तो नदी का नाम लिख लेना, सागी, ये जालोर से निकलती है, मिला दो जालोर में। बस इतनी नदियाँ। अब आपको क्या पूछा जाएगा, देखो पहले कौन सी मिली, गुहिया, फिर आपके कौन सी मिली, बांडी, इसका याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ध्यान रखना है ये जमाई, और जमाई के बाद आपको याद रखना है सूखड़ी। आपसे पूछा जाएगा कि लूणी नदी के उद्गम से जब हम मुहाने की तरफ जाते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि लूणी नदी के उद्गम से, ये लूणी नदी का जो उद्गम है, इससे हम जब मुहाने की तरफ, मुहाना का मतलब जहाँ वो पानी गिरा रही है उस तरफ जाते हैं, तो लूणी नदी में मिलने वाली जो नदियों का सही क्रम होगा, ये एग्जाम में पूछा गया था, बार बार पूछा जाता है। आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़, आपको सिर्फ ये मोटा मोटा बता देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लूणी नदी के उद्गम से हम जब मुहाने की तरफ जाते हैं तो उसमें मिलने वाली नदियों का क्रम याद रखना। तो आप सबसे पहले 1 नंबर पे कर देना गुहिया, ठीक है, 2 नंबर पे बांडी, 3 नंबर पे जमाई, और 4 नंबर पे आपके कौन सी रह गई, सूखड़ी। 4 नंबर पे कौन सी कर देना, सूखड़ी। सारे याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके शुरू की अगर 2 या 3 भी क्लियर है ना, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होता कभी भी। वो अगला इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो हर इतनी सारी नदियाँ आपको देकर, क्योंकि उसको गलत ही करवाना था तो वो वैसे ही करवा लेगा, आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा जो कि भाई आपको आता ही नहीं है। तो वो ये देखना चाहेगा कि बच्चे को क्या वास्तव में पता है क्या शुरू में 1-2 नदियाँ किधर से मिल रही है। आप कहोगे हाँ सर थोड़ा बहुत तो हमें पता है, थोड़ा बहुत पता है तो तेरा कल्याण हो जाएगा बंदे, उसका सीधा यही कहना है। देखिए पेपर बनाने वाले कोई ऊपर से आते नहीं हैं, हमारे जैसे ही व्यक्ति होते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो होते हैं, उनको भी इतना ही अनुभव, वो भी गवर्नमेंट जॉब के होते हैं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मुझे पता है कि भाई बच्चों को ज़्यादा नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको थोड़ा फ़ायदा कैसे मिल सकता है। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डालता हूँ जो क्या है कि रटने वालों के सही नहीं होंगे,
जिन्होंने बच्चे ने नक्शे से तैयारी की है, जिन्होंने नदियों को अच्छी तरह पढ़ा है, उनके वो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। और आपको पता है मेरिट में निर्धारण 2-4 क्वेश्चन ही तो करते हैं, तो ऐसे में ये क्वेश्चन भी उस निर्धारण की श्रेणी में आने वाला है। आपको ध्यान रखना है उद्गम से मुहाने की तरफ अगर आप जाते हो, मुहाना हमेशा याद रखें जहाँ नदी दूसरी नदी में गिर रही है, तो गुहियाँ, बांडी, जवाई और सुकड़ी, ये 4 नदियों का क्रम आप याद रखो, बाकी का याद करने की ज़रूरत नहीं। तो लूणी और उसकी सहायक नदियाँ आज हमने पढ़ ली। वापस बता देता हूँ, पहली सहायक नदी कौन सी थी? गुहियाँ तो इसकी सहायक नदी है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। आप सोचोगे सर आपने इधर इसको कैसे मिला दिया, क्योंकि आरपीएससी ने एग्जाम में पहले इसको माना था, तो इसको माना है तो मेरे को भी इसी को मानना पड़ेगा, मैं अपनी ओर से तो नहीं चल सकता ना, क्योंकि ये मिलने वाली तो उसी में है। तो बांडी नदी आपको ध्यान रखना है, हेमाबास बांध जो है वो बांडी नदी पर है, पाली में। पाली शहर बांडी नदी के किनारे है। बांडी कहाँ मिली कहाँ नहीं मिली ये लो कोई ज़रूरी नहीं। अब आप ले लो लीलड़ी। लीलड़ी नदी का कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, करो तो कर लेना, नहीं छोड़ देना। ये सोजत में इसके किनारे है, ये जरूर याद रखना। जवाई नदी कहाँ से निकलती है कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पाली है, गोरैया गांव की पहाड़ियाँ। आपको ध्यान रखना है ये मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध बना हुआ है, ठीक है, ये भी आपके पाली में से निकल कर और बाड़मेर में मिल जाएगी। फिर सुकड़ी नदी, ये देसूरी याद जरूर करना, देसूरी पाली में है, मारवाड़ मेवाड़ का दर्रा है ये। और सुकड़ी नदी पर आपके बाकली बांध बनाया गया है जो जालोर में है, और ये भी आपके मिला दो जालोर के अंदर। एक सागी नदी आखिरी में है, जालोर से निकलती है, इसको भी आप मिला दो। तो कुल मिलाकर लूणी और उसकी सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना भाई। अब कल हम आगे की जो एक नदी रह गई है, अब तो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां रह गई है, और थोड़ा सा मैं और 2 नदियों का ऐसे ही मैं बोल के बता दूंगा। एक आपके नदी है साबरमती नदी, नदी का नाम क्या है आपके? साबरमती नदी। उदयपुर से निकलती है, ठीक है, कुल लंबाई 571 है, राजस्थान में 45 किलोमीटर है। ऐसा मोटा मोटा आंकड़ा अगर याद रहे तो कर लेना, कुल है 571, राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर बहती है, और 45 किलोमीटर बहने के बाद ये सीधा का सीधा चली जाती है गुजरात। तो हम ये कह सकते हैं गुजरात की प्रमुख सहायक नदी है, गुजरात की प्रमुख सहायक नदी है। फिर ले जा दो खंबात की खाड़ी में गिर दो, खंबात की खाड़ी। अब इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आता है। कितने आते हैं? 2, सिर्फ 2। आप 2 क्वेश्चन याद कर लो, आपके ये साबरमती नदी क्लियर है। कहाँ से निकलती है? उदयपुर में है ना, बागली गांव की पहाड़ियाँ, ऐसा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान रखना है वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है, ये इतना बहती है राजस्थान में, बाकी ये गुजरात, और वह अपना अधिकांश जल राजस्थान से बाहर ले जाती है, साबरमती नदी। वह नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन वो अधिकांश जल अपना कहाँ ले जाती है? राजस्थान से बाहर ले जाती है, साबरमती नदी होगा। और फिर मैंने माही के समय बताया था, वह नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है और वो अपना जल कहाँ डालती है? आपके खंबात की खाड़ी में डालती है, वो नदी आपके कौन सी होगी? साबरमती नदी। क्लियर? अब साबरमती की सहायक नदियाँ पढ़ें। साबरमती की सहायक नदियों में पहली है सेई, जिसके बारे में आप बताओ मुझे। सेई परियोजना कहाँ चल रही है? उदयपुर में चल रही है। क्यों चल रही है बताओ? तो आप कहोगे कि जवाई बांध को जल की आपूर्ति करने के लिए। तो हो गई ये नदी, तो ये तो पहली नदी समाप्त। इसकी अगली सहायक नदी है मानसी और वाकल। तो अगर आपने मेरी पहली नदियों वाली क्लास देखी होगी तो मैंने वहीं पे आपको बता दिया था कि एग्जाम में आपको इसकी सहायक नदियां नहीं पूछी जाती, इनके क्वेश्चन बनते हैं। मानसी और वाकल जो नदियां ये भी उदयपुर की है, क्योंकि ये उदयपुर से उस तरफ निकल जाती है, तो सारी नदियां उदयपुर की है, बाहर कोई नहीं जा रही। तो मानसी और वाकल जो नदियां हैं इनका उद्गम भी राजस्थान में उदयपुर में ही होगा, और उदयपुर में इनका जो उद्गम होता है वो होता है फुलवारी की नाल। कौन सा अभ्यारण्य है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। सेकंड ग्रेड एग्जाम एसएस देख लेना उठा के, एसएस में पूछा गया था कि मानसी और वाकल नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? तो मानसी और वाकल नदियों का उद्गम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है, जो उदयपुर में है। पहला क्वेश्चन। फिर इस नदियों का और क्या कर सकते हैं? तो एक चल रही है वाकल जल सुरंग परियोजना, वाकल जल सुरंग परियोजना। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग परियोजना है जो उदयपुर में चल रही है। मैंने कहा ये है ही उदयपुर के, तो क्वेश्चन सारे उदयपुर के बनेंगे।
वाकल जल सुरंग परियोजना 4.5 किलोमीटर लंबी जो ये जल सुरंग परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ चल रही है, उदयपुर में। कहाँ चल रही है, उदयपुर में। तो देखो मानसी का भी क्लियर और वाकल का भी क्लियर। अब यहाँ से थोड़ा सा ले लो भाई, इस नाम को उठा लो। एक छोटा सा नाला है जिसका नाम है मानसी। नो डाउट दोनों तो साथ में देंगे नहीं। ये बनास की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है, बनास की। छोटा सा क्या, तो कई बार क्या है कि आपको पूछ ले कि मानसी नदी किधर जा रही है, तो आप इधर वाला या मानसी नदी किस में मिलती है, तो आपके वहाँ पे आपको नहीं मिले कौन सी, साबरमती। बनास में मिला तो मिलते जुलते नाम है। तो मानसी नदी बनास की सहायक नदी है। और आपको ध्यान रखना है ये थोड़ा सा मानसी नाम नू में क्या रखा है, इतना कुछ नहीं। अगर ये ऑप्शन में आए मानसी किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन में अगर साबरमती नहीं आए तो आप किसकी सहायक कर दोगे, बनास। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अन्यथा मैं आपको इतना डीपली नहीं ले जाता। एक बार आ गया था कि मानसी किसकी सहायक नदी है, तो ये मानसी और ये उसको कहते हैं मानसी। ठीक है, ये दो थोड़ा सा देख लेना। फेमस नदियाँ तो यही है। वेतर की एक और इसकी सहायक नदी मानी जाती है भाई। तो ये साबरमती नदी की पूरी विशेषता मैंने बता दी। अब ले लो आप पश्चिमी बनास, एक नदी और पढ़ लो ताकि इधर वाला पूरा सिस्टम ही समाप्त हो जाए। पश्चिमी बनास की कोई विशेषता नहीं। ये वो गांधी जी का साबरमती आश्रम है ना अहमदाबाद, वो इस नदी के किनारे है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो साबरमती गांधी जी आपने नदी को पानी पीता, ठीक है ना, तो भट्टा ही हो जाता कोई, तो डीपली जाने की जरूरत को नहीं, छोड़ दो। अगला लो पश्चिमी बनास। तो मैं आपको फिर कहता हूँ पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है। सिरोही से निकल के सीधा गुजरात, ये लीजिए भाई। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सूकली। सूकली को आप सिप्पू कह दो। सिप्पू भी कहाँ से निकलती है, सिरोही से निकलती है। पहाड़ियाँ याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे कि इनका क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है एग्जाम में अभी तक। तो आप ज़्यादा डीपली फालतू के रटा के खराब खाते नहीं मत हो जाना। आप अभी तक जिनका क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है एग्जाम में, आज तक का रिकॉर्ड है, और फिर हम उनको डीपली पढ़ते हैं तो बेवकूफ़ हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, सिप्पू, मिला दो, है ना। एक गुजरात का शहर है, याद हो तो ठीक है, नहीं छोड़ देना। मैं तो अगर ये कहूँ कि ये नदी नहीं पढ़ते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिशा शहर जो है वो इस नदी के किनारे है। बनास से बनासकांठा बनता है, ये आपके एक ज़िला है जो इस नदी के किनारे है, तो लेना देना कुछ है नहीं इसमें। इस पर एक परियोजना चला दो, पश्चिमी बनास परियोजना सिरोही में चलती है, ये याद रखें। पश्चिमी बनास परियोजना कहाँ चलती है, सिरोही। राजस्थान के गांधी कौन थे रे, गोकुल भाई भट्ट, कहाँ के थे, सिरोही। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनना। आपसे पूछ ले गोकुल भाई भट्ट बांध या गोकुल भाई भट्ट नहर किस नदी से निकाली गई है, सिरोही की फेमस नदी तो यही है। कौन सी कर दोगे, पश्चिमी बनास। मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जहाँ आपने बिल्कुल कहीं पढ़ा नहीं हो, लेकिन आप उस नाम में चले जाओ। आप चाहोगे यार गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट थे कहाँ के, तो आपको यार ये तो सिरोही के थे। इन्हीं के तो प्रयासों से आपके आबू वाला क्षेत्र जो है वो गुजरात से फिर हमारे अंदर आके मिला था, तो सिरोही के थे। तो अब देखें चार ऑप्शन में कोई सिरोही में बहने वाली नदी है क्या, तो आप देख, अरे यार पश्चिमी बनास बहती है ना, नो डाउट दोनों तो देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप उत्तर करके आ जाओगे पश्चिमी बनास। राजस्थान के गांधी कौन है, भोगीलाल पंड्या। अब भोगीलाल पंड्या के नाम से अगर कोई परियोजना शुरू हो रही है जो जल से संबंधित है, माही नदी होगा उसका उत्तर, क्योंकि फेमस नदी जो डूंगरपुर में बहने वाली है वो माही नदी है। तो आपसे अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ले तो आप डरना मत। आपसे कई यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कहीं नहीं मिलते, लेकिन अगर आप उनके ऑप्शन में जाते हो तो वहाँ उत्तर तक हम पहुँच जाते हैं। बस सफलता का तो यही तो एक सीधा सा फंडा है। हम पढ़ते हैं सब गाइडों से नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं, अरे सारे वहीं से आते हैं, अलग से कुछ नहीं है। सिर्फ आपको संबंध स्थापित करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए भोगीलाल पांड्या कहाँ का, तो आपको कि डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़ाया था ना 1944 में। भोगीलाल पांड्या के द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना, खांडोलाई आश्रम, ये सारे पढ़े थे हमने। तो आपने ये पढ़ा था कि भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर का है। अब उस पर कोई परियोजना चला दे तो कोई दूसरे ज़िले में थोड़ी चलाएंगे, वो वहाँ का फेमस आपसे कहे गोकुल भाई
आपसे पूछ ले भोगीलाल पांड्या कोई नाम दे दे परियोजना का कि ये परियोजना कहाँ चलाई जा रही है, तो नो डाउट हम जब ऑप्शन में जाएं टोरा भी लगाएं तो हम डूंगरपुर का लगाने की कोशिश करें, क्योंकि वो डूंगरपुर के थे, उनके नाम से होंगे। आज हमारे डीडवाना के कोई फेमस व्यक्तित्व है, नो डाउट वो यहाँ ही विकास के काम करेंगे, उनके नाम से होंगे। हमारे कोई भी काम होगा बागड़ के नाम से होगा, बांगड़, ठीक है ना। ऐसे ही आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान दे देना है। तो ये गोकुल भाई भट्ट जो आपके नहर, ये आपके बांध जो है वो पश्चिमी बनास नदी पे बना हुआ है। तो पश्चिमी बनास हमने पढ़ ली, सूखली इसकी सहायक नदी है, इतना याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, है ना। ऐसा कुछ इतना डीपली नहीं आता, ये जरूर देख लेना। सेई परियोजना देख लेना। मानसी और वाकल नदियों का उद्गम फुलवारी की नाल। करमोई और जाखम नदियों का उद्गम बताओ। करमोई और जाखम सीता माता अभ्यारण्य। ब्राह्मणी और ओरई नदियों का उद्गम बस्सी अभ्यारण्य, पढ़ा था ना चंबल नदी में, ब्राह्मणी और ओरई। तो मैंने कहा था कि ओरई परियोजना का नाम आ जाए तो ओरई आपने चित्तौड़ के साथ पढ़ी है, तो ओरई परियोजना भी कहाँ चलेगी, आपके चित्तौड़गढ़ में चलेगी। फिर हमने एक और नदी पढ़ी थी, परवन नदी। परवन जो नदी है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य से बहती है, हालांकि परवन एमपी से निकलती है, तो परवन जो नदी है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य से बहती है। तो ये 4 अभ्यारण्य हैं, इन चारों को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। वीडियो को यार थोड़ा शेयर कर दिया करो, थोड़ा सहयोग बनाए रखें ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएं। हिंदी की, संस्कृत की, साइको की सारी क्लासें स्टार्ट करने का विचार है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके पढ़ने वाले, ऐसे अपन को सब्सक्राइबर की आवश्यकता नहीं, जो पढ़े नहीं, पढ़ने वाले जो भी भाई बहन हैं उनको आप ज़रूर चैनल से जोड़िए। धन्यवाद।